नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। जहां एक तरफ कोरोना की वजह से लोग आर्थिक संकट से अभी उबर नहीं पाए हैं, वहीं दूसरी तरफ महंगाई ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। दिन पर दिन पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम आम जनता की परेशानी का कारण बन रहे हैं। इसी वजह से महंगाई को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए आज लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया है। आइए जानते हैं भारत बंद से जुड़ी हुई पूरी अपडेट हमारी इस खास रिपोर्ट में। देश में जीएसटी को आसान बनाने और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आज देश भर के व्यापारियों द्वारा बंद किया गया। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से बुलाए गए इस भारत बंद को ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का भी समर्थन मिला है। साथ ही कुछ अन्य संगठनों ने भी इस व्यापारियों के भारत बंद का समर्थन किया है। इस दौरान बाजारों और ट्रांसपोर्ट को बंद रखा गया। भारत बंद सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक जारी रहेगा। एटवा और संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद को अपना समर्थन दिया है। वहीं जहां देश भर में भारत बंद का मिला जुला असर नजर आ रहा है, तो दिल्ली में इस बंद का कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। जीएसटी और ई कॉमर्स के मुद्दे पर भारत व्यापार बंद को लेकर व्यापारी संगठन बटे दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने राष्ट्रव्यापी बंद का आह्वान किया। वहीं कुछ अन्य व्यापारी संगठनों ने कहा कि वे बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं। भारत बंद होने से कौन सी जगह पर किस तरह का असर देखने को मिला है, इसको लेकर कई नेताओं ने भी अलग अंदाज में प्रदर्शन किया। केरल में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर और अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केरल सचिवालय के बाहर ईंधन की बढ़ती कीमतों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर अपना विरोध जताते हुए ऑटो रिक्शा चालकों के साथ रस्सी से ऑटो खींचा गया। जहां अमेरिका में लोग पेट्रोल पर 20% टैक्स दे रहे हैं, वहीं भारत में हम 260% टैक्स दे रहे हैं। तो वहीं शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जम्मू कश्मीर में स्कूटी पर आग लगा दी। विपक्ष पार्टी ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध कर रही है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवास से पटना के सचिवालय तक साइकिल यात्रा की। वे ईंधन की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने किसानों से परिवहन श्रमिक संघों द्वारा बुलाए गए भारत बंद में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की अपील की थी। कैट का दावा है कि दिल्ली सहित देश भर के 40,000 से अधिक व्यापारिक संगठनों के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि जीएसटी संशोधनों के खिलाफ देश भर के सभी राज्यों के लगभग 1500 बड़े और छोटे संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के लोगों को भारतव्यापी बंद के कारण कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कैट ने दवा दुकानों, दूध और सब्जियों की दुकानों जैसे आवश्यक सेवाओं को बंद से बाहर रखा है। व्यापारियों के बुलाए गए भारत बंद का दिल्ली में कोई भी असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली के कई बड़े बाजार सामान्य तरीके से खुले दिखे। ऐसे में राजधानी में बंद का कोई असर नहीं दिखा। वहीं खान मार्केट, लाजपत नगर, करोल बाग, चांदनी चौक सहित अन्य कई मार्केट्स ने बंद का विरोध किया और बंद न करने का फैसला किया। दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स की मांगे देश के खुदरा दुकानदार अमेजन जैसे रिटेल चेन के बढ़ते प्रभाव और कथित मनमानी से काफी नाराज हैं। इसके अलावा वे जीएसटी में बदलाव की मांग कर रहे हैं।
दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और ई वे बिल में आने वाली समस्या को लेकर नाराज हैं। असल में जब किसी माल की ढुलाई की जाती है तो जीएसटी के ई वे बिल पोर्टल पर उसका एक इलेक्ट्रॉनिक बिल तैयार किया जाता है। जीएसटी में रजिस्टर्ड कोई भी व्यापारी या व्यक्ति किसी वाहन में निर्धारित सीमा से ज्यादा माल बिना ई वे बिल के नहीं ले सकता है। हर 200 किलोमीटर की दूरी के लिए इस बिल की वैधता केवल 1 दिन की होती है। सेंट्रल जीएसटी एक्ट की धारा 129 के मुताबिक ई वे बिल ना होने पर वाहन जब्त कर लिए जाते हैं। व्यापारियों को कहना है कि उनके पास सही इनवॉइस होने पर भी अगर ई वे बिल में कोई एरर है तो माल के मूल्य के 100% या लगने वाले टैक्स के 200% तक का जुर्माना लगा दिया जाता है। इस तरह किसी के पास ई वे बिल ना होने पर भी ऐसा जुर्माना लगाया जाता है। ट्रांसपोर्टर्स इस पूरी व्यवस्था को नाकाम बताते हुए इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह ट्रांसपोर्टर्स ईंधन और खासकर डीजल के बढ़ते दामों से काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि ईंधन पर टैक्स घटाकर इनके बढ़ते दामों पर अंकुश लगाया जाए और देश भर में इनकी एक समान कीमत हो। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। भारतीय रेलवे ने ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। ट्रेनों का किराया बढ़ने के साथ ही यात्रियों को बड़ा झटका लगा है। बढ़े हुए किराए को लेकर रेलवे की ओर से तर्क भी दिया गया है, जो यात्रियों को काफी अटपटा लग रहा है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारतीय रेलवे ने कम दूरी के सफर को महंगा कर दिया है। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी कि थोड़ा अधिक किराया सिर्फ अनावश्यक यात्रा पर रोक लगाने के लिए किया गया है। आगे रेलवे ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लगे लॉकडाउन में ढील दी गई है, इसलिए वह केवल विशेष ट्रेनें चला रहा है। इसकी शुरुआत लंबी दूरी की ट्रेनों से हुई थी और अब कम दूरी की यात्री ट्रेनों को भी विशेष ट्रेनों के रूप में चलाया जा रहा है। इस तरह भारतीय रेलवे के किराया बढ़ाने की वजह को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने ट्वीट किया है और उन्होंने तंज भी कसा है। ऋचा चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा कि खाने का दाम इसलिए बढ़ रहा है ताकि मोटापे से ग्रस्त लोग बेमतलब ना खाएं। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों के दाम में उछाल आया है। अमेरिका में आए बर्फीले तूफान का भी असर तेल उत्पादन पर पड़ रहा है। तेल उत्पादन बढ़ेगा तो इसका लाभ जरूर मिलेगा। हम उत्पादन करने वाले देशों से बात करने में लगे हुए हैं ताकि रेट ना बढ़े। दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है। जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले टैक्स पर उठ रहे सवालों को लेकर प्रधान ने कहा कि कोरोना के बाद लोगों को काम दिलवाना, स्वास्थ्य सेवाओं की चिंता करना सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसलिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार 25% ज्यादा खर्चा भारत सरकार कर रही है। अब तेल के दामों के साथ साथ रेलवे का भी किराया बढ़ गया है, जिसकी वजह से आम आदमी पर अब दोगुनी मार पड़ने वाली है। बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर नवंबर के आखिरी सप्ताह से शुरू हुआ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है।
किसान 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश ने राजस्थान के करौली में किसान महापंचायत की। महापंचायत में राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है कि एक बार फिर किसानों से ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करने की अपील की है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद एक बार फिर किसानों को दिल्ली चलने की अपील की जा रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के करीरी में किसानों को संबोधित करते हुए किसानों से दिल्ली कूच करने का आह्वान किया है। उन्होंने 40 लाख ट्रैक्टर के साथ संसद मार्च का ऐलान करते हुए दिल्ली कूच की शुरुआत करने की बात कही। करौली के करीरी में हजारों की संख्या में किसान टिकैत को सुनने पहुंचे थे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान नेता राकेश टिकैत लगातार मुखर होते जा रहे हैं और कई शहरों में किसान सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। टोडा भीम के भैरव बाबा कुश्ती दंगल स्टेडियम में आयोजित किसान महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान अपने ट्रैक्टर के साथ सभा में पहुंचे। राकेश टिकैत ने यहां से किसानों से ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच करने की अपील की। राकेश टिकैत खुली कार में सवार होकर मंच पर पहुंचे, जहां लोगों ने माला एवं 101 फीट का साफा पहनाकर और हल भेंट कर उनका स्वागत किया। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाए। राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य तय नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि 24 मार्च तक विभिन्न स्थानों पर सभाओं के संबोधन का कार्यक्रम है। इसके बाद असम, कर्नाटक एवं अन्य राज्यों में भी जाएंगे और आंदोलन चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे किसी भी राजनीतिक दल का कोई वास्ता नहीं। उन्होंने लंबे समय तक चलने वाले आंदोलन के लिए तैयार रहने एवं दिल्ली कूच की घोषणा पर ट्रैक्टर लेकर आने की भी अपील की। किसान आंदोलन के दौरान आगामी समय में संसद भवन का घेराव करने का खाका खींचा जा रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और पूरे देश को इस आंदोलन में शामिल करने के लिए हर राज्य के अलग अलग हिस्सों में जाकर किसान महापंचायत को संबोधित कर देश के किसानों को एकजुट कर इस आंदोलन में शामिल होने के लिए अपील कर रहे हैं। टिकैत ने कहा कि किसान हर मुसीबत और हर अच्छे तथा बुरे मौसम में अपनी फसलों को तैयार करने के लिए अपना खून पसीना बहाता है, लेकिन जिस तरह से केंद्र सरकार इन कानूनों को लेकर आई है, इससे किसानों का शोषण होगा और कॉरपोरेट जगत को फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में इंडिया गेट के पास जितने भी बड़े पार्क हैं, वहां खेती कर फसल उगाई जाएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली रिपोर्ट की ओर। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के बाद अब रेलवे ने भी जेब हल्की करने का फैसला किया है। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। इंडियन रेलवेज ने कम दूरी की पैसेंजर ट्रेनों के किराए में बढ़ोतरी की है। जहां पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों को लेकर जनता परेशान थी, तो वहीं अब रेलवे ने भी ट्रेन का किराया बढ़ाकर लोगों की समस्या को बढ़ा दिया है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश की जनता भी कोरोना की मार से उबर भी नहीं पाई थी कि बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। जहां कोरोना के चलते लोगों के काम धंधे चौपट हो गए हैं, इतना ही नहीं, कई लोगों की नौकरियां भी छूट गई हैं।
ऐसे में जहां डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों से लोगों में आक्रोश था, तो वहीं अब भारतीय रेलवे ने यात्री ट्रेनों के किराए को बढ़ा दिया है। रेलवे द्वारा जारी बयान के मुताबिक कम दूरी के ट्रेनों के किराए को बढ़ाया गया है। रेलवे का किराया बढ़ाने के पीछे का तर्क यह है कि कोरोना वायरस के खतरे को ध्यान में रखते हुए किराए में बढ़ोतरी की गई है। रेलवे द्वारा बढ़ाए गए किराए का असर 30-40 किलोमीटर तक का सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। रेलवे ने बताया कि बढ़ने वाले किराए का असर केवल 3% ट्रेनों पर पड़ेगा। इंडियन रेलवे ने कहा कि कोविड का प्रकोप अभी भी मौजूद है और वास्तव में कुछ राज्यों में कोविड की स्थिति बिगड़ रही है। ऐसे में बढ़ते हुए किराए को ट्रेनों में भीड़ को रोकना और कोविड को फैलने से रोकने के लिए रेलवे की सक्रियता के रूप में देखा जाना चाहिए। रेलवे के मुताबिक पहले से ही यात्री की हर यात्रा में बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। टिकटों पर भारी सब्सिडी दी जाती है। रेलवे के मुताबिक बढ़ी हुई कीमतों को समान दूरी के लिए चलने वाली मेल एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए के आधार पर तय किया गया है। यानी अब यात्रियों को छोटी यात्रा के लिए भी मेल एक्सप्रेस के बराबर का किराया देना होगा। ऐसे में 30 से 40 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले पैसेंजर्स को अब ज्यादा किराया देना पड़ेगा। बता दें कि कोरोना वायरस के फैलने को रोकने के लिए भारतीय रेलवे ने 22 मार्च 2020 को ट्रेनों के संचालन को बंद करा दिया था। भारतीय रेलवे चरणबद्ध रूप से पैसेंजर ट्रेनों की संख्या में लगातार वृद्धि कर रहा है। कोविड के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारतीय रेलवे ने लॉकडाउन से पहले के समय की तुलना में लगभग 65% मेल एक्सप्रेस ट्रेनों और 90% से अधिक उपनगरीय सेवाओं का परिचालन किया है। वर्तमान में कुल 1250 मेल एक्सप्रेस, 5350 उपनगरीय रेल सेवाएं और 326 से अधिक यात्री ट्रेनों रोजाना दौड़ रही हैं और इनमें कम दूरी की यात्री ट्रेनों की संख्या कुल रेलगाड़ी के 3% से भी कम है। रेलवे कोविड के चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के समय में ट्रेनों को चला रहा है। कई ट्रेनों को लोगों के लाभ के लिए कम यात्रियों के बावजूद चलाया जा रहा है। स्टेशनों पर ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोविड से पहले के समय की तुलना में यात्री ट्रेनों का किराया थोड़ा बढ़ाया गया है और इसके संरक्षण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पहले से ही पेट्रोल डीजल के दामों में आग लगी हुई है, तो वहीं अब दूसरी तरफ रेलवे ने यात्री ट्रेनों का किराया बढ़ाकर यात्रियों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में यात्री चाहे निजी वाहन से जाएं या सरकारी, उनकी जेब तो कटनी तय है। हमारी अगली रिपोर्ट फास्टैग से जुड़ी हुई है, जहां देश भर में 16 फरवरी से हाईवे टोल पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। फास्टैग ना होने पर आपको दोगुना टोल भरना होगा। वह एक ऐसी जगह है जहां फास्टैग के बिना आप सफर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक दूसरे ऐप की जरूरत पड़ेगी। तो आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है जहां सफर करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर साथ ही ऐप डाउनलोड करना होगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली और आगरा को जोड़ने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर सफर करने के लिए आपके मोबाइल में यमुना साथी ऐप अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यमुना एक्सप्रेस वे पर अभी फास्टैग अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन साथी ऐप रखना जरूरी है। अधिकारियों ने बताया कि इस एप्लीकेशन को अपग्रेड करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इस सप्ताह ये ऐप लॉन्च कर दिया जाएगा। इस ऐप से एक्सप्रेसवे पर हादसाग्रस्त वाहनों की सही लोकेशन पता लगेगी और घायलों को वक्त रहते मदद मिल पाएगी। एक्सप्रेसवे से गुजरने वाले सभी वाहन चालकों को यह ऐप मोबाइल में डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। जानिए क्या है यमुना साथी ऐप। इस ऐप की मदद से वाहन चालक का मोबाइल नंबर और गाड़ी के नंबर की सारी जानकारी एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम को मिल जाएगी।
इस मुहिम को तेजी से बढ़ाने के लिए दिल्ली से आगरा के बीच टोल प्लाजा पर कैंप लगाए जाएंगे और गाड़ियों को रोककर चेक किया जाएगा कि आपके मोबाइल में यमुना साथी ऐप डाउनलोड है कि नहीं। यदि नहीं है तो पहले आपके फोन में इस ऐप को डाउनलोड करवाया जाएगा। इसके बाद ही आप हाईवे पर अपना सफर पूरा कर पाएंगे। कैसे काम करेगा यह ऐप? अब यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाने के लिए वाहन चालकों को अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का उद्देश्य यमुना एक्सप्रेसवे पर होने वाले सड़क हादसों पर रोक लगाना है। इस ऐप के मोबाइल में होने से जैसे ही चालक अपना वाहन यमुना एक्सप्रेसवे पर लेकर जाएगा, तुरंत उसके मोबाइल का सर्वर एक्सप्रेसवे के सर्वर से जुड़ जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन प्रमुख संतोष पवार ने बताया कि यमुना एक्सप्रेसवे पर अभी तक हाईवे साथी ऐप से लोग कंट्रोल रूम से मदद ले सकते थे, लेकिन प्राधिकरण अब यमुना साथी नाम का ऐप तैयार कर रहा है। इसकी खासियत यह है कि कंट्रोल रूम के साथ एक्सप्रेसवे के पेट्रोलिंग वाहनों तक भी सूचना पहुंचेगी। एक्सप्रेसवे पर कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने पर घायल ऐप से मदद मांगेंगे तो कंट्रोल रूम तक सूचना जाने के साथ साथ नजदीकी पेट्रोलिंग वाहन तक भी इसकी सीधी सूचना जाएगी, जिससे पेट्रोलिंग टीम तत्काल घायलों की मदद लेकर अस्पताल पहुंचा सकेगी। मिलेगी विभिन्न जानकारियां। यही नहीं, इस ऐप के जरिए वाहन चालकों को जागरूक भी किया जाएगा। इस ऐप के जरिए बताया जाएगा कि चालक को गति सीमा कितनी रखनी है, उसको वाहन किस लाइन में चलाना है। वाहन की रफ्तार ज्यादा होने पर चेतावनी का संदेश भी मिलेगा। एक्सप्रेसवे पर कितने किलोमीटर पर जन सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसकी जानकारी भी ऐप के जरिए दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे के ऑपरेशन प्रमुख संतोष पवार ने बताया कि ऐप लगभग तैयार है। यमुना साथी नाम की ये ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड की जा सकेगी। प्यार की आड़ में धर्म परिवर्तित कराने के लिए प्रेम का ढोंग रचने वाले लव जिहाद पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बीते दिनों लव जिहाद के चलते बढ़ रहे अपराधों को लेकर योगी सरकार काफी सख्त है और अब लव जिहाद को लेकर एक विधेयक पारित किया है। क्या है वो विधेयक, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लव जिहाद का मुद्दा काफी दिनों से चर्चा में है और इससे संबंधित काफी घटनाएं भी बीते दिनों सामने आई हैं। लेकिन अब लव जिहाद के चलते बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगाने की पूरी तैयारी योगी सरकार ने कर ली है। जी हां, लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 ने विधान परिषद की भी अग्नि परीक्षा पास कर ली है। समाजवादी पार्टी के भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने गुरुवार को विधान परिषद में भी इस विधेयक को ध्वनि मत से पास करा लिया है। अब जल्द ही यह विधेयक कानून बन जाएगा। सिर्फ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अंतिम मुहर लगनी बाकी है। इससे पहले सरकार ने बुधवार को इस विधेयक को विधानसभा में पास कराया था। पिछले साल नवंबर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दी थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश लागू हुआ। अध्यादेश लागू होने के बाद अधिसूचना भी जारी की गई। योगी कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को अध्यादेश को मंजूरी दी और अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा था। नियम के अनुसार अध्यादेश को 6 महीने के अंदर दोनों सदनों में मंजूरी दिलाना आवश्यक है। सरकार ने विधेयक विधानसभा में पारित करा लिया है। अब भाजपा सरकार इसे विधान परिषद में ले जाएगी। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने योगी सरकार का आभार जताते हुए कहा कि सरकार यह विधेयक जनता के हितों को ध्यान में रख कर लाई है। प्रदेश में षड्यंत्र के तहत धर्मांतरण का कार्य हो रहा था।
इसी को रोकने के लिए यह विधेयक नेता सदन डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि इसमें किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव की बात नहीं है। विपक्ष मिथ्या वर्णन कर रहा है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। सभापति ने सभा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो नारेबाजी हंगामा शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही पहले 10 मिनट व बाद में 15 मिनट के लिए स्थगित की गई। अध्यादेश के मुख्य बिंदु। लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश में 10 साल तक की सजा है, 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। अध्यादेश में शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित किया गया है। धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करता है तो उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन करता है तो उसे 10 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्यवाही हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।